अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। ड्रॉप साइट की खबर के मुताबिक आज रात ईरान पर हमले की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ईरान के रहबरे आला ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये जंग ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते तक फैल जाएगी। और वॉल स्ट्रीट की खबर के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान की अहम तनसीबात पर हमला कर सकता है, ईरान रूस, चीन और दीगर अहम ममालिक के साथ राब्ते में है, जबकि अमेरिका भी खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है। लेकिन अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस हमले से ऐसे कौन से मकासद हासिल करेगा जिसके लिए अमेरिका को पूरी दुनिया से अपनी अस्करी ताकत लाकर ईरान के गिर्द खड़ी करना पड़ी है, और अब तक हमला ना करने की वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी खालिद चिश्ती साहब आपसे। खालिद चिश्ती साहब, आप भी हालात का बागौर जायज़ा ले रहे हैं। देखें, अमेरिका एक बार पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है, अब दोबारा से अमेरिका वही राग अलाप रहा है कि ईरान पर हमलावर हो सकता है, लेकिन किन वजूहात की बिना पर अभी तक अमेरिका की जानिब से ये फैसला नहीं हो सका कि उसने ईरान पर हमला कब करना है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत सारी वजह हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका के पास इस एरिया में डिप्लॉयमेंट के वक्त जितनी ऑप्शंस थी, एयरक्राफ्ट कैरियर से देखते हैं, शुरू करते हैं। उनके पास, अमेरिकन के पास 11 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जो बुनियादी तौर पर जो सबसे कॉम्पिटेंट हैं वो जॉर्ज वॉशिंगटन हैं, जो इस वक्त तकरीबन जापान की तरफ डिप्लॉयड था, 5000 किलोमीटर के करीब दूर था। फिर उसके बाद एक रूजवेल्ट, उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अंडर मेंटेनेंस था। तो इब्राहिम लिंकन की क्यों बारी आई है, ये एक दिलचस्प सवाल है। उससे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि इब्राहिम लिंकन बुनियादी तौर पर दो वजह से, एक F-35C की डिप्लॉयमेंट इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो सकती है, और दूसरा एक ईरान फैक्टर है, जिसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वो है जिसके तहत यही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसने हुतीज के मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए थे। दैट मीन्स इसका जो एक्सपीरियंस था वो बैटल प्रूवन था। इसने पहले भी इंटरसेप्शन किए थे कुछ मिसाइल्स को, इसका एक्सपीरियंस है, इस वजह से इसको डिप्लॉय किया गया। हालांकि ये दूर था और इसको तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर से डिप्लॉय किया गया है, और इसने 8 दिनों में ये सफ़र तय करके अमेरिका की कोस्ट से लेकर यहाँ तक आया, क्योंकि इनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्कुल इन्होंने वेनेजुएला के करीब खड़ा किया हुआ है, वो सबसे एक सेकेंड लार्जेस्ट है पॉसिबल। अच्छा। तो ये अनफोल्ड क्यों नहीं हो रहा, बुनियादी तौर पर मेरे जहन में ये है, जो मैं रिसर्च कर पाया हूँ इतने दिनों में, कि अनफोल्ड क्यों नहीं, अनलीश क्यों नहीं कर रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो ऑलमोस्ट श्योर थे कि मैं आया चाह रहा हूँ, मैं बस हमला कर रहा हूँ, ईरान मान जाए वरना ये हो जाएगा और पता नहीं इतने सरप्राइज दे देंगे। मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर ईरान ने ख़ास तौर पर जून 2025 से लेकर अब तक पिछले 6-7 महीनों में इतने ज़्यादा वेपनाइजेशन की है, आर्म फोर्सेस अपग्रेड किए हैं, ख़ास तौर पर 2 डिपार्टमेंट्स में, एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स में और एक ड्रोन्स में। और मेरा ख्याल ये है इस खत्ते में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्सेनल किसी के पास इस वक्त है शायद ड्रोन्स के, तो वो इस वक्त ईरान है, ये मेरा गेस है। अच्छा। और वो ड्रोन क्या कर सकते हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल क्या कर सकते हैं। मसला ये है कि अमेरिकन ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धड़ाधड़ पिछले महीनों में ट्रांसपोर्ट जहाज आए हैं रूस और चीन से, और ख़ास तौर पर चीन से जो आकर उतरे हैं, वो क्या लेकर आए हैं। अमेरिका के लिए अब तक ये गेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था इतने दिनों में कि कौन से वेपन्स हैं जिनका इनकी फोर्सेस को, और ख़ास तौर पर अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो कौन से वेपन्स हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का जो अपना ऑर्बिट हम इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैटल लाइनअप जो होता है, जिसका ऑर्बिट ऑफ बैटल होता है, उसमें अमेरिकन को थोड़ा सा अनक्लियर था कि ये कौन से वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उनकी रेंज क्या है, उनकी लिथैलिटी क्या है, उनको काउंटर जैम या जैम कैसे करना है। तो इसमें टाइम टेकिंग कर रहा है। अब आपने नोट किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कुछ दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था और ऑलमोस्ट ये शो कर दिया था कि शायद आज रात अटैक होगा या कल सुबह हो जाएगा, इसी तरह का इतनी सर्टेनिटी दिखाई थी। एक तो वो इसको कहते हैं, हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, यानी डर के पहले आंख कौन झपकता है। यानी हम इंसानों के अंदर ये होता है कि जो कोई डरता है वो सबसे पहले आंख की पुतली रिएक्ट करती है, तो इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, जिसका मतलब ये है कि वो ईरान अपनी रेजोल्यूशन या रिजॉल्व शो कर रहा था कि हम हिट बैक करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को डराने के लिए, शोर डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए ये कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पुल बैक किया है, टेम्पररी जो लग रहा है फील, मुझे लगता है इसको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं।
जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली वो हिसाब लगा रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने डिप्लॉय किया ये सारा कुछ जो कि ईरान ने कर दिया ऑलमोस्ट पिछले दिनों में। खालिद चिश्ती साहब, तो आप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपकी जानिब वापस आना चाहूंगी, लेकिन ऐसे में आपने भी कहा कि देखा जा रहा है कि पहले कौन आंख झपकता है और उसके बाद ये करार पाएगा कि कौन फाते हुआ। लेकिन डॉक्टर जमील, इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि अमेरिका तो ईरान पर हमला करना चाहता है और पूरे लाओ लश्कर के साथ ईरान को घेरे हुए भी है, लेकिन ऐसे में अगर आप जीसीसी ममालिक की बात करें तो उनकी जानिब से तो ये अश्योर कर दिया गया है कि ना वो अपनी फ़ज़ाई हदूद और ना ही जो समंदर का रास्ता है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने देगा ईरान के ख़िलाफ़। तो फिर इस पर अमेरिका की पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं, कमज़ोर कितनी हो चुकी है? बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ईरान ने कह दिया है कि हम पर जहां से हमला हुआ, जिस सरजमीन से या जिनकी फिजाओं से, हम उस मुल्क पर भी हमला करेंगे और उनको भी हम टारगेट बनाएंगे। और इसका अहाता एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उनकी आर्मी चीफ ने किया, सुप्रीम लीडर ने किया उसका अहाता, बल्कि कल रात को भी किया जब 47th वो इनकलाब की अपनी सेरेमनी के तौर पर गए हुए थे, और जब रूहुल्लाह खुमैनी साहब की कब्र पर गया तो एक सिंबॉलिक उन्होंने मैसेज यही दिया। तो अब देख लेते हैं इसमें कि ये क्यों इतने सहमे सहमे से हैं गल्फ कंट्रीज की, और फिर अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं कि क्या बनेगा इकोनॉमी का वर्ल्ड के, क्योंकि 20% तकरीबन, बल्कि इससे भी थोड़ा ज्यादा ऑयल की सारी रसदगाह यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और ईरान इस दफा आज भी जो उसने एक्सरसाइज शुरू की है, अपने नेवल एक्सरसाइज, और इसमें कमांडर चिश्ती साहब ज्यादा इसको बता सकेंगे कि उस एक्सरसाइज में धमकी आ गई है सेंटकॉम की तरफ से कि आप लाइव एमुनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो ये बिल्कुल एकदम आमने सामने खड़े हुए हैं। और ईरान ये क्यों कर रहा है इस वक्त? ईरान भी अपने मसल्स दिखला रहा है, जिस तरह की अभी बात हो रही थी कि ईरान ने जून के बाद अपने आप को मुस्तहकम किया है, और इतलात ये भी आ रही है कि 24/7 बेसिस पे उन्होंने अपने मिसाइल्स फैक्ट्री और अपने ड्रोन फैक्ट्रीज को उन्होंने फाल रखा और काफी उन्होंने प्रोड्यूस किया इस मामले में। और इसीलिए बयान आया था कि हम एक साथ 1000 जो है ड्रोन को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इब्राहिम लिंकन भी खतरे में आ गया इस मामले में। और दूसरे 5 जो इसमें रेड फ्लैग मैंने नोट किए हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा तजिया किया वो ये है कि क्या वजह है कि अमेरिका इस दफा अपने फ्यूल ब्रिज यानी कि जहाज अपने हवा में फ्यूल स्टेशन कायम कर रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिए वो इतनी ज्यादा अपने जो जहाज और बाकी तमाम चीजें लेके आया हुआ है जो बिल्कुल 24/7 बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस हो रही है ईरान की। उससे तो महसूस ये हो रहा है कि वो हर तमाम उनकी मूवमेंट को मैपिंग करके, और फिर जब वो चाहते हैं और जब वो हमला करेंगे तो चाहेंगे कि वो अपने अहदाफ हासिल करें। उनके क्या अहदाफ हासिल हो सकते हैं? पहले तो यह है कि न्यूक्लियर जो बचा खुचा उनका है उस पर जाएंगे। दूसरा ये है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जाहिर है उनके जहां जहां इंस्टॉलेशंस हैं उनकी मैपिंग उनका, लेकिन इसकी डिफेंस के लिए ईरान भी बड़ा तैयार है, इसी तरीके से जो उनकी क़यादत है ये तमाम। फिर उसके साथ साथ जो साइबर कवर के तौर पर जो उनके जहाज कुछ मूव किए हैं जो इसी मकसद के लिए होते हैं, ठीक है, वो भी खिते में आ गए हैं। और नेवी इंसर्कलमेंट का हमें तो पता ही है, और जो बंकर बस्टर इस वक्त जॉर्डन में F-15 पड़े हुए हैं वो ये और जो तैयार है B-2 दोबारा, तो वो जो डियागो गार्शिया से, तो ये तमाम 5-6 जो रेड फ्लैग को अगर हम देखें तो उससे अंदाजा ये होता है कि तैयारी तो पूरी है। लेकिन इसमें रूस ने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। आपने देखा कि अली जो है फरजानी, उन्होंने रूस में कल थे वो, और वहाँ बात गुफ्तगू चल रही थी कि हम बिल्कुल टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर उनके टर्कियों में थे और वहाँ भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम हर लिहाज से तैयार बैठे हुए जवाब देने का। तो ये जो इस सारी पोस्चरिंग और पोजीशनिंग हुई है बयान कर दी है, लेकिन ऐसे में दिफाई तज्जियाकार और माहिरीन भी अपनी राय दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। भट्ट साहब, आप देखें जो वक्त है वो गुजरता चला जा रहा है। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला होने ही जा रहा है, लेकिन आप देखें कि आज के दिन का वक्त दिया हुआ था, लेकिन अब ऐसे में वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। ड्रॉप साइट से तो आपने गुज़श्ता रोज़ इख्तलाफ किया, तो क्या वॉल स्ट्रीट से भी इख्तलाफ करेंगे? बिल्कुल नहीं मुनीज़े मोइन साहबा। देखें
खालिद चिश्ती साहब ने जैसे काबिल एहतराम ने फौजी महाज को बड़ी उम्दा अंदाज में कंपैरिजन उसका दिया है ना, मैं आपको सहाफती महाज पर क्या हो रहा है मैं आपको वो डिटेल बताता हूँ। देखिए, अगर आप गौर करेंगी तो पहले ड्रॉप साइट न्यूज़ ने जो कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि संडे को हमला नहीं होगा, मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे ईरान में मुकीम 2 दोस्तों के मुताबिक, वो अपनी बात पे मैं मौक़िफ़ पे स्टैंड लेता हूँ। अब उसको छोड़ दें, ड्रॉप साइड न्यूज़ वो कल की बात हो गई। अभी जो आपने बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो बड़ी अहम बात है। आप अगर ज़रा गौर करें, मिलिट्री ऑप्शन जो है वो अभी तक लाइव है। ये फाइल जो है अमेरिका ने ये फाइल मेज़ पर खुली रखी है, ये बंद नहीं की हुई। और याद रखें कि व्हाइट हाउस पेंटागन ज्वाइंटली जब भी ऑपरेशन करता है और उसकी खबर निकलती है वॉल स्ट्रीट जर्नल से, तो फिर दाल में कुछ काला जरूर होता है। क्योंकि आप मतलब वॉल स्ट्रीट की 2-3 मिसालें आप दे सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मैं समझता हूं एक मुस्तनद अदारा है, बाअसर अदारा है अमेरिका का, और अमेरिका के सदर जो ट्रंप और मुख्तलिफ बड़े सियासतदानों ने इस पर केस किए हुए हैं। ये इसकी क्रेडिबिलिटी की निशानी है कि ट्रंप भी कोई इतना इसको लाइक नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पेंटागन और व्हाइट हाउस और उसके बाद खबर लीक होना, तो आज मैं थोड़ा सा हिला हूं। अच्छा। आज मैं वो कल वाली बात नहीं करूंगा, आज मैं कहूंगा हाँ, मुमकिन तौर पर सिंबॉलिक स्ट्राइक जो है वो हो सकता है, रियल स्ट्राइक जो है वो अब अमेरिका, वो हम पंजाबी में हम लाहौरी है ना, हम पंजाब में कहते हैं और रेंदी नहीं। वो रेंदी नहीं का मतलब क्या है कि मेरे गले में ढोल पड़ गया है, मैंने अब उसको बचाना है, मैंने अपनी इज्जत शाख को बरकरार रखना है। अमेरिका दी रेंदी नहीं, अमेरिका करे क्या? अब आगे से नजर आ रहा है, मौत भी नजर आ रही है, तो हल्की सी एक थप्पड़ तो मारना पड़ेगा ना मोनीज़े मोइन साहबा। अगर वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा तो इलाके का बड़ा पहलवान है, उसने दुनिया में रहना है। वो के आगे चाइना और रशिया ने उसको दे दी है। और जैसे खालिद चिश्ती साहब ने मिसाइल्स की बात की, ये भी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हल्का थप्पड़ नहीं मारेगा तो फिर कुछ होगा। और आज की वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसका लीक होना ये निशानी दे रहा है कि अब सिंबॉलिक स्ट्राइक से रियल स्ट्राइक की जानिब कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, सिंबॉलिक स्ट्राइक की बात करें आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन अमेरिका क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहता है और चीन और रूस इस वक्त कहां पर खड़े हैं? अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मिडल ईस्ट के हालात कशीदा हैं और जिस तरह वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में भी जिक्र किया जा रहा है इन्हीं हालात का, अभी शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर कुछ हो या ना हो लेकिन सिंबॉलिक स्ट्राइक का मुजाहरा ज़रूर किया जाएगा। ऐसे में डॉक्टर जमील, मैं चाहती हूँ आप इस बात पर वजाहत दें कि सिंबॉलिक स्ट्राइक अगर होती है तो कहाँ की जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो अगर बंद हुआ तो फिर उसमें तो तकरीबन जंग छिड़ने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो तो न सिर्फ ये है कि उसमें दुनिया के इकोनॉमी के हवाले से एक भूचाल सा आ जाएगा, बल्कि ये है कि उसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है अमेरिका का, उसमें बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खुले रहने की, और इसी तरीके से अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है। और इस वक्त जो नेवल एक्सरसाइजेज लाइव हो रही हैं ईरान की तरफ से, ये पॉस्चरिंग है। वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। सबसे बड़ी जो बात मुझे नजर आ रही है कि जिस तरह मैं आपको बयान कर रहा था पहले सेगमेंट में कि जो डिजिटल मैपिंग हो रही है, जो साइबर इंटेलिजेंस कलेक्ट हो रहा है, उससे अमेरिका को शायद ये अंदाजा हो गया है कि अगर 1000 या 600 के करीब अगर ड्रोन एक साथ फायर किए जाएं, एक तरह साथ छोड़े जाएं, तो इब्राहिम लिंकन जैसा जो बहरी बेड़ा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि डूब भी सकता है, ऐसी भी खबरें। लेकिन ये मिलिट्री एक्सपर्ट इस पे ज्यादा बात कर सकेंगे। तो वो ऐसी सूरत में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि इस किस्म का कोई खतरा मोल ले सके। लिहाजा अगर इनके सुप्रीम लीडर के एडवाइजर रूस में जाके कहते हैं अली लरियानी साहब कि जी हम वर्किंग फ्रेमवर्क जो है और डायलॉग के लिए उसको हम बेशक ज़ेर गौर हमने रखा हुआ है, और वो अमेरिका के साथ हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं इस मामले में। और उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि जी डिक्टेशन नॉट डिप्लोमेसी नॉट डिक्टेशन। तो उसमें अगर थोड़ी सी वो नरमी लाएंगे तो सिंबॉलिक तो करना पड़ेगा उनको, अब जिस तरह बात कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको 3 मिसालें पहले दी कि कतर की मिसाल दी, अरबेल की मिसाल दी, और फिर जब
पहली मर्तबा इजराइल और ईरान का जो हुआ था, इजराइल ने दागे थे मिसाइल अपने यहाँ और हवाई हमला किया था, तो फिर सिंबॉलिक ईरान ने भी किया था। ये 3 आपको सिंबॉलिक मिसालें, लेकिन दैट वाज डिप्लोमेटिकली नेगोशिएटेड। इस मर्तबा अभी तक वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है वो फेस सेविंग के लिए ये पॉसिबल है, और यही चाहते हैं कि गिरदोनवा के ममालिक कि किसी तरीके से ये जिस तरह की धमकी दे चुका है ईरान, वो रीजनल सिक्योरिटी यानी कि उनको इस मामलात में नुकसान ना पहुंचे। कोई मजाक नहीं है। यूएई ने नॉन ऑयल सेक्टर में 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है अपने कारोबार में। अच्छा। तो वो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े मुल्क नहीं है, उनके पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। ईरान यकीनन अगर वहां से कोई उनको नुकसान पहुंचता है बेसिस से, जैसे अमेरिकन बेसिस वहां है, तो उसमें उनको भूचाल वो आ सकता है उस मामले में। तो ये 3-4 प्रेशर देख लें आप। एक तो गल्फ कंट्रीज का प्रेशर, दूसरा ईरान की अब ताकत को जो साथ साथ डिजिटल मैपिंग और साइबर इंटेलिजेंस की वजह से अंदाजा हो रहा है अमेरिका को, दूसरा ये, तीसरा रूस भी उसने दबे अल्फाज में और वैसे बता दिया है कि खत्ते में वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन हो जिससे रूस का वाज़ेह रहे कि 20 साल मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट पिछले बरस ही हुआ था ईरान से, और वाज़ेह रहे कि 3 साल कबल चाइना ने भी 25 साल 400 बिलियन का इनसे ईरान से किया था। ये दुरुस्त है कि वो आके आमने सामने तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जितनी मदद वो पहुंचा सकते होंगे उन्होंने पहुंचा दिया होगा। और डॉक्टर जमीर, आपने जिक्र भी किया डिप्लोमेसी नॉट डिक्टेशन का। अमेरिकी सदर ने भी डायलॉग की बात की थी, लेकिन समझ नहीं आती कि वो एक रात बात करते हैं, दूसरे दिन वो भूल जाते हैं। मगर ऐसे में खालिद चिश्ती साहब, आप देखें, अगर रडार्स की बात की जाए तो वहाँ पर देखा ही जा रहा है कि ईरान के अंदर चीनी और रूसी तैयारे मौजूद हैं जो वहाँ पर कार्गो कर रहे हैं। बट वो क्या कार्गो कर रहे हैं, ये हम चाहेंगे कि आप जरा एलैबोरेट कर दें। मुनीज़े, देखिए, सिर्फ जहाज नहीं आए, बहुत सारे बहरी जहाज भी आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, और वो जिस तरह का वेपन सिस्टम लाए हैं वो लाए हैं सरफेस टू एयर HQ-9B, जो मेरी इतलात के मुताबिक है। HQ-9B वो मिसाइल है जो पाक फ़िज़ाइया के पास भी है, और हमने जो 7 जहाज हिंदुस्तान के मार गिराए थे उसमें से एक HQ-9B ने भी गिराया था। तो ये HQ-9B बहुत पावरफुल मिसाइल है। नंबर 1, इसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जाकर इंटरसेप्ट करता है। जिन जहाज़ों का हवाई जहाज़ों का आप जिक्र कर रही हैं, जो रूस और चीन से आए हैं, वो ख़ास तौर पर चीन से बहुत ज़्यादा आए हैं, और वो लेकर मोस्टली, जो मेरा मानना ये है, वो ड्रोन्स बुनियादी तौर पर लाए हैं, जिसने एक बीफ अप किया है, और सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने अपग्रेड किए हैं अपने। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमें याद रखना चाहिए कि ये जो गल्फ है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और ये जो कोस्टल पूरा एरिया समंदर है ईरान का, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जिसके अंदर अमेरिका अपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स लाकर अंडर वाटर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान के पास, क्योंकि उनके लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है कि उनका शैलो डेप्थ है उनके समंदर की, तो वो मिजेट्स कहलाते हैं। जो छोटी सबमरीन होती है उसको मिजेट कहते हैं। वो मिजेट्स के जरिए मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है पानी के अंदर से, इस एयरक्राफ्ट जो कैरियर लाए हुए हैं अब्राहम लिंकन नंबर 1। लेकिन अगर सिनेरियो जिसकी वजह से आप पूछ रही थी कि रुका हुआ क्यों है, वो मैं ज्यादा स्पेसिफिक अब आखिरी 1 मिनट में जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि रुका हुआ क्यों है। देखिए, पिछले दिनों जब उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं, तो तमाम इनके रेडार्स को, इनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स को, उनके जो जितने सेंसर्स थे उनको ऑन कर दिया गया ईरानियन ने। अमेरिकन क्योंकि जानते नहीं थे कि क्या कुछ है, तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, जिसको मैं कह रहा था पिछले ब्रेक से पहले, वो इन्होंने पिक की है, जिसका मतलब है इन्होंने लीडरशिप को ट्रैक किया कि कहाँ छुपाई जाएगी, इन्होंने रेडार्स को पिक किया कौन से ऑन होंगे, इन्होंने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की, इन्होंने ट्रांसफर ऑफ सारी जितनी वेपनाइजेशन हुई थी, डिप्लॉयमेंट हुई थी, उसको ट्रैक किया, ताकि उनके लिए कोई सरप्राइज ना हो। लेकिन सरप्राइज ईरान देने की कैपेसिटी ये रखता है, जिसकी वजह से आप खौफजदा हैं, वो कि अपार्ट फ्रॉम इट के जो इजराइल पर जो फेंकेंगे, जो जोग्राफियाई लिहाज से 70 गुना छोटा है, हमारे KPK का चौथा हिस्सा है जो इजराइल का जोग्राफिया सिर्फ, तो इतना छोटे को मारने के लिए एक इजराइल खौफजदा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये, ईरान अगर ये ऑप्शन ये रिटेलिएट करेगा, जिससे अमेरिका थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ है, वो 3 डायमेंशन कर सकता है। यानी एक, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो उसने तैयार किए हुए हैं, एक उसके ड्रोन, मैसिव हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन जा सकते हैं, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि इनकी पासदारान इनकलाब की जो गन बोट्स हैं, वो अगर सैकड़ों की तादाद में अप्रोच करें सुइसाइडल मिशन पर, और नीचे जो मैं भी कह रहा था मिजेट लॉन्च हो,
तो अगर 10% भी ये पहुंचा देते हैं एमुनेशन, तो बहुत बड़ी मिथ अमेरिका की ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड में मैं एक डाटा देता चलूं आपको कि अमेरिका अब नहीं ले सकता एट्रिशन, क्योंकि देखिए जब भी वो अफगानिस्तान में आता था नेटो के मुल्क आते थे, 42 मुल्क आते थे, 40-40 मुल्क आते थे, इराक पर जाते थे। अमेरिका इस दफा अकेला आया। एक ऑपरेशन इन्होंने 1980 में 24 और 25 अप्रैल को किया था ईरान के ऊपर, जो उन्होंने हॉस्टेज पकड़े हुए थे इनकलाब के बाद, उनको रिहा करवाने के लिए। और जब वो अटैक उन्होंने किया था उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। सिर्फ 8 लोग अमेरिकन मारे गए थे, 5 एयरफोर्स के और 3 मरीन के, उस वक्त 24-25 अप्रैल 1980 को। तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाला अगला इलेक्शन हारे इसलिए थे सिर्फ कि वो ऑपरेशन नाकाम हुआ था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल याद होगा प्रेसिडेंट कार्टर का हालत के वो नाकाम ऑपरेशन, अमेरिकन अकेले अट्रिशन कभी नहीं लेते, या अट्रिशन शाये होते हैं। तो शायद वही वजह है जो होल्ड कर रही है उसको। ठीक है, और जंगों को ख़त्म करने वाले बनना चाह रहे थे अमरीकी सदर, लेकिन यहाँ पर तो धमकियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान को। और आपने भी जो एग्जांपल्स दी वो भी ये वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं कि अगली बार भी वो अपने आप को इक़्तिदार में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए काबिल एहतराम बात यह है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाबन ईरान जो है वो आबनाए हरमस की बात, और डॉक्टर जमील साहब ने तो बहुत अच्छी बात की है कि दुनिया में लफ्ज़ बोला भूचाल आ जाएगा। मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से कि वाकई भूचाल का लफ्ज़ ठीक है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे देखें ना, यौमिया 14.2 मिलियन बैरल तेल और 5.9 मिलियन पेट्रोलियम मसनूआत जो है इस तजारती रास्ते से गुजर रही है। अच्छा, अगर आप चीन देखें, सबसे ज़्यादा चीन खरीदार है। अगर आप ये देखें कि 5.5 मिलियन बैरल तेल वो दरामद कर रहा है इसी रास्ते से। अच्छा, चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आ रहा है, 2.1 मिलियन बैरल कर रहा है। जनूबी कोरिया की बात करें 1.7 मिलियन बैरल कर रहा है। जापान की बात करें 1.6 मिलियन बैरल तेल दरामद कर रहा है। यानी कि ये लंबी डिटेल को छोड़कर अगर सीधी बात की जाए तो आपनाए हरमज से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 84% हिस्सा जो है वो एशिया की जानिब आता है। अब आप जरा गौर करें, एशियाई ममालिक के पास तेल दरामद करने का मेरे ख्याल के मुताबिक कोई मुतबादल रास्ता और नहीं है, या है तो बहुत मुश्किल रास्ता है। लिहाजा इसको भूचाल वाला लफ्ज़ जो है बिल्कुल ठीक है कि भूचाल वाकई आएगा, इसको बंद करना जुए शेर लाने के मतरादिफ है। और दूसरी आखिरी 3 लाइन में ये कहूँगा, एक सोनी टीवी देख रहा था, वो ये कह रहा था कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो इसराइल पर वो मिसाइलों से हमला दाग देगा। अब ये मतलब ये नवश्ता त्यौहार है, ये दुनिया कहना शुरू हो गई है कि अगर हल्की सी थप्पड़ ईरान को पड़ेगी तो जोरदार चंड इसराइल को पड़ेगी। आपने मुक्का मारा भारत के नाक पर, नाक तोड़ दिया ना, आपने नाक तोड़ा है, लेकिन यहां अभी नाक टूटने की बातें नहीं हो रही हैं, यहां अभी चिट चैट हो रही है, सोच विचार हो रही है। जिस परवान जिस दौर से आया था, जो सोच के आया था, आगे से कुछ और निकल आया। अब सवाल यह है, आखिरी लाइन यह है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसको पता है, अमेरिका को चल चुका है कि भूचाल वाला लफ्ज़ ठीक है, उसको भी समझ आ गई है, और ये ईरान ने अपने कार्ड शो किए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमेरिका को भी। नेचुरल रिसोर्सेज की जहां बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो जाती है तो फिर इससे पूरी दुनिया के अंदर एक माशी बहरान ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक हो जाता है तो फिर जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को फेस करने पड़ सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है या नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत या फिर अदम शिरकत से मुताल्लिक फैसला आज मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र क्रिकेट हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात शेड्यूल्ड है, जिसके बाद वर्ल्ड कप से मुताल्लिक हतमी ऐलान मुतवक्के है। और ज़राए के मुताबिक PCB ने किसी भी फैसले की सूरत में मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार की हुई है। वर्ल्ड कप में शिरकत अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान का अगला प्लान क्या है, या फिर प्लान B क्या होगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में क्रिकेट एक्सपर्ट हाफिज इमरान भी मौजूद होंगे, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या कहते हैं, जा रही है टीम पाकिस्तान के या नहीं जा रही है? देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, टीम तो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मीटिंग जो है, मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक
वो जो मुकम्मल हो चुकी है और ये वो मीटिंग हो गई है जिसका ऐलान जुमे को होना था। जुमे के रोज़ मीटिंग थी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब की। हाउएवर वो मीटिंग कैंसिल हुई थी जुमे को दस्तयाबी ना होने की, किसकी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। सैटरडे को मैंने कल के प्रोग्राम में जो आपको खबर दी थी कि दोपहर लंच पर 2 बजे जो मीटिंग शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुई है, उस मीटिंग में कुछ मखसूस अफराद भी शरीक थे और अहम इंतहाई मुक़्तदर शख्सियात भी शरीक थी जिनकी मुशावरत से यह फैसला हुआ। और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी राय के मुताबिक आप टीम को रवाना करें, जिस पर आज शहबाज शरीफ और इस वक्त मोहसिन नकवी ने हतमी मुज़ाकरात कर लिए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल रोज़ पीर टीम रवाना होगी श्रीलंका। और आखिरी बात मुनीज़े, इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बॉक्स। उस चेयरमैन बॉक्स के साथ 2 कमरे हैं। मेरे मुखबरी ये भी है कि वहां पर तमाम किटें जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अगर किटें ना आती तो फिर मुझे भी थोड़ा सा शक पड़ना था, लेकिन इतला मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम से जो बंदा दे रहा है चेयरमैन बॉक्स के साथ किटें आ चुकी हैं। ठीक है हाफिज इमरान, क्या आप भी सपोर्ट करते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब के आर्गुमेंट को? देखें, किटें पहुंच चुकी हैं और आईसीसी की किट लग रही है। तो ये जो जितना भी वक्त लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने टीम के हतमी ऐलान के हवाले से कि टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें आईसीसी की साख खासी सवालिया निशान बनी है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमने बारहा इस चीज़ का इजहार किया है कि इस वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान कोई बहुत गैर मामूली तौर पर सफारती सतह पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होते हैं, वो कोई और चीज़ होगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट ही एक ऐसा ज़रिया होगा मुल्कों के माबैन खेल के ज़रिए ताल्लुकात को बहाल करने का और बेहतर करने का। और इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ एक बांग्लादेश की वजह से बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस में या फिर भारत के खिलाफ मैचेस में, अगर भारत के खिलाफ जो मैच है उसको पाकिस्तान बायकॉट कर दे, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब का, तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और दुनिया के सामने यही मुकदमा रखा है कि पाकिस्तान सियासत के ज़रिए खेलों को आलूदा नहीं करता और पाकिस्तान सियासी मामलात को अलग चलाता है, खेल के मामलात को अलग चलाता है। और अगर जैसे भट्ट साहब फरमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है और उन्होंने यही तजवीज़ किया कि उनकी राय में टीम को जाना चाहिए, तो पाकिस्तान के अमूमी तौर पर अहम हलकों में ये तासुर पाया जाता है, ये सोच है कि पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका जाना चाहिए और ये पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के लिए भी अहम है और पाकिस्तान का दीगर क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताल्लुकात के लिए बड़ी अहमियत रखता है। चलिए मान लेते हैं हाफिज इमरान के जो आप दोनों बात कर रहे हैं वो सच साबित हो जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी देखें तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि हमारा ये जो टीम है पूरी की पूरी अगर ये इंडिया के मुकाबले में खेलती है तो फिर आप हमारी टीम को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? क्या है आपकी माहिराना राय हमारे प्लेयर्स के बारे में, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के बारे में बताइएगा। देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। माजी करीब में अगर हम देखते हैं तो अंडर प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर पाकिस्तान के प्लेयर्स की पोटेंशियल या उनका जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं रही जो कि हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, एक ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, यहाँ पर वो प्रेशर नहीं है जो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए आपको प्रेशर जिसका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये क्रेडिट खिलाड़ियों से नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला तो हम उसको कहें जी कि अगर वो जीते हैं तो नहीं जी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जहां अच्छा खेलते हैं वो अच्छा है, जहां आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो वहां पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप अच्छा खेल गए हैं। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हार जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का हवाला नहीं दिया जाएगा, वो उस मैच की बात होगी। हाँ, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं दे रहे हम रेफरेंस, हाफिज इमरान नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हमारी टीम कैसा खेलती है मैं चाह रही थी आप उस पर रोशनी डालें, लेकिन मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। भट्ट साहब क्या देखते हैं? हाँ। भट्ट साहब
मुकम्मल कर ले हाफिज साहब, अगर आपको प्लीज आप सर, मेहमान वो हैं, तो बात ये को कह कर रहे लें। थे हाफिज इमरान साहब कि मैं रिलेट कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस अगर पाकिस्तान जीत गया है तो इंडिया के साथ उसे अप्लाई नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत लिया, आप मुझे बताएं कि अगर भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर क्या बात होगी, जिसको उन्होंने एलैबोरेट किया। लेकिन भट्ट साहब, आप क्या देख रहे हैं? जी, अगर हमारे प्लेयर्स, मुनीजे, मैं आपकी बात से एग्री हूं, आपका सवाल भी ठीक है और हाफिज भाई की बात भी ठीक है। सवाल ये देखें मोराल क्या है। मोराल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच की सीरीज जीत ली है। भाई 2 मैच जीत ले, सीरीज भी जीत ली ना। इस वक्त जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो कजाफी स्टेडियम में देखें ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर क्या कर रहा है, पाकिस्तानियों के साथ लुडियां डाल रहा है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस वक्त ये स्टेडियम इस वक्त कजाफी स्टेडियम में हो रहा है। ये है मोराल। अगर पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद हुआ, और जब भी स्पोर्ट्स में किसी टीम का मोराल बुलंद होता है तो चाहे भारत हो या कोई हो, पाकिस्तान ने हमेशा जीता है। आपको याद नहीं, इमरान खान वर्ल्ड कप लेके नहीं आया था, उस वक्त कौन था? सारी दुनिया ही थी ना। टीम वर्क था, था ना, जवेद भी अदा था ना। आप देखें ना, आपको वो वक्त भी याद होगा, चेतन शर्मा दौड़ कर आ रहा है, आखिरी बॉल है, 1 गेंद है, 6 स्कोर है, अनबिलीवेबल, ये नहीं हो सकता। और जवेद मियांदाद का छक्का, चेतन शर्मा रो रहा है। वो क्या था? 1 गेंद पे छक्का मार के फारग कर दिया ना। ये मोराल है। इस वक्त जो मोराल है, पाक फौज का मोराल है, पाकिस्तानी अवाम का मोराल है, पाकिस्तानी मीडिया का मोराल है, इसी तरह क्रिकेट टीम का जो मोराल है वो बुलंद है। और मुझे यकीन है ये जाएंगे मंडे को और जाकर खेलेंगे और दम मस्त कलंदर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे प्लान बी को भी डिस्कस कर लेना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर प्लान बी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाफिज इमरान, 4 टीमों का जो टूर्नामेंट है वो कितना मौसर साबित हो सकता है? देखिए, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट का कोई मुतबादल नहीं है आपका कौमी सतह का कोई भी टूर्नामेंट। ये एक अलग बात है कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप अपने खिलाड़ियों को मसरूफ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये कभी भी उसका मुतबादल नहीं हो सकता। ये टूर्नामेंट, अगर आप, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए और पाकिस्तान को खेलना चाहिए वहां पर जाकर। और दूसरी बात यह है कि ये 4 टीमों का टूर्नामेंट फिर यही है, मतलब PSL भी तो उसके बाद होना है ना। फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर 4 टीमों का टूर्नामेंट करवा देंगे और चंद दिनों के बाद वही खिलाड़ी आ जाएंगे वापस PSL में खेलते हुए, तो क्या वो जोश जज्बा और वो जो अपनाइयत है या दिलचस्पी है वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? ये बहुत सारे पहलू इसके देखने के हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए और वहां पर तमाम मैचेस, अगर पाकिस्तान, जैसे अभी शहजाद भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे चेतन शर्मा और जावेद मियांदाद के छक्के का 92 के वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने माजी में तो बहुत शानदार खेल का मुजाहरा कर रखा है अगेंस्ट इंडिया, इसमें तो कोई राय नहीं है। वो सईद अनवर ने 188 नॉट आउट किया था 99 के तौर पर अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 194 किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया वनडे क्रिकेट में। और भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज हैं। ये आकिब जावेद साहब ने भी 7 आउट किए थे, वो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था अगेंस्ट इंडिया शारजा में। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज तो बहुत रही है माजी में, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की टीम वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप 2023 से लेकर आज तक देख लेना, पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ, अगस्त 2023 से एशिया कप, उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, फिर आप 24 में खेलते हैं USA में, 25 में खेलते हैं आप UAE में एक मरतबा से फिर, और 25 में फिर आप खेलते हैं एशिया कप के 3 मैचेस, और सारे मैचेस पाकिस्तान हारा है। तो पाकिस्तान की टीम को, ये टीम जो इस वक्त खेल रही है, इसने उस रिवायत को जो खराब है, जो पाकिस्तान के ट्रू पोटेंशियल का इजहार नहीं है, हकीकी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं है, उसको खत्म करना है। और वो कैसे हो सकता है? उसका एक ही तरीका है, आप 15 को मैदान में उतरे, आप हरा दें, कोई आपके ना तो बैट पकड़ सकता है ना आपके बॉल पकड़ सकता है, लेकिन ये करने से होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जो 3 मैचों की सीरीज है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैं एक बात जानना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब से, आपका पॉइंट आ गया हाफिज इमरान। भट्ट साहब, आप देखें, पाकिस्तान ने अपना फैसला अनाउंस करने में वक्त तो लिया ना, आपने भी देखा, तो पाकिस्तान जो मकासद हासिल करना चाहता था, क्या वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए? और साथ ही साथ वो अंबानी को कितना लॉस हुआ, जरा वो भी देखिएगा साथ। मुनीज़े लाख रुपए का सवाल किया है और यही सारी प्रोग्राम की जान है कि पाकिस्तान ने मकसद हासिल किया है, ये नहीं किया। एग्री, यस, पाकिस्तान ने मकसद अपना हासिल कर लिया है। जो बदमाशी थी भारत की और जो पैसे वड्डे वड्डे सारे खुद लेता था, बच्चों की तरह ऑस्ट्रेलिया
जर्मनी, फलानी टिंगड़ी, जितने भी मुल्क थे नाम देने ले लो, उनको देता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और खुद बड़े पैसे लेता था। वो कहते हैं वर्ल्ड कप बढ़ गया, अब थक गया भारत, भाग भाग के थक गया, इतना भगाया कि उसको सांस चढ़ गया है, यही जीत है। और अभी भी देखे, जब ये मंडे को जाएगा, अरे भाई जब टॉस होना है पाकिस्तान भारत का, उस वक्त हम काली पट्टी बांध के आएंगे, या हम उस मौके पे कहेंगे हमें 2 पॉइंट लूज कर दो, हम नहीं खेलते। ये भी तो हम कर सकते हैं ना। अंबानी की नींदें हराम तो है ना। जिस वक्त तक मैच शुरू नहीं होना पाकिस्तान भारत का, अंबानी सो नहीं सकता, अंबानी जागता ही रहेगा, पूरा भारत जागता रहेगा, भारत का मीडिया जागता रहेगा। और जो मिसाल हाफिज इमरान दे गया ना पीएसएल की, लाख रुपए की गल की थी भाई, पीएसएल शुरू होने वाला है, अगर आज हम बाइकाट करेंगे तो बाहर से जो कंट्री के लोगों ने आना है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दीगर जितने ममालिक है, वो भी नहीं आएंगे ना। फिर ये तो होगा ना कि तेरी अगर अंबानी को नींद नहीं आ रही तो कोई लोरी सुना दे उसको। यार हाफिज, उसको लोरी क्या सुनानी है। अब लोरी जो है वो पाकिस्तान ने 7 जहाजों वाली बात करके मोदी को भी सुना दी है, मोदी के बाद अंबानी को भी सुना दी है, इनको समझ आ गई है। ये देखना, जब टाइटैनिक में छेक होता है ना, एक जहाज में छेक होता है, फिर वो पानी भरना शुरू होता है। भारत के टाइटैनिक में छेक हो चुका है और पानी भरना मुनीजे शुरू हो। भारत की नाव डूबने के करीब है। लेकिन मैं देख रही हूँ जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो इमरान बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैं वजह जानना चाहूंगी कि ये कौन सी मुस्कुराहट है। अभी तो हम मैदान में नहीं उतरे, अभी तो हमने प्लेयर्स आउट नहीं किए, ये पहले से ही खुशी मना रहे हैं। देखो जी, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बात ये है कि ये देखें, ये जैसे भट्ट साहब बयान कर रहे हैं, ये सब, अब आप भी, हम सब लोग चूंकि खेल से जुड़े हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और जब पाकिस्तान की टीम हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए जाती है तो लोग जीतना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान की खुशी के साथ, पाकिस्तान की फतह के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की टीम को फतह मिलती है तो आप इस जोश और जज्बे में इजाफा देखेंगी। तो ये जो मुस्कुराहट है ये इसी वजह से है कि अब ये खिलाड़ी, चूंकि देखिए मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरीके से मोराल का भी भट्ट साहब ने जिक्र किया है, आप अपनी टीम को बैक कर सकते हैं ना। आप अपनी टीम की बावजूद इसके कि अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए अच्छा बोल सकते हैं। तो यही मीडिया का काम कर सकते हैं, मीडिया का यही काम है। और जैसे अभी बैनुल-अक़वामी सियासत का जिक्र कर रहे हैं भट्ट साहब, तो इंडिया के या बीसीसीआई के और आईसीसी के जो आपका सवाल भी था, मकसद पाकिस्तान ने हासिल किया या नहीं किया, देखिए शारदा उगरा भी इसके बारे में बोली हैं। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, आईसीसी के अपने किरदार पर आवाजें उठ रही हैं। तो पाकिस्तान जो करना चाहता था, पाकिस्तान विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन रह के जो कर सकता था, वो पाकिस्तान ने किया है। अब सारा का सारा इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है ना, जो अगला फेज है, वो फेज पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अगर हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है कि जो डेंट पाकिस्तान ने इंडिया को डालना था बांग्लादेश के इंसाफी करने पर, वो पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना काम पूरा कर दिया, पीसीबी ने जो करना था वो कर दिया है। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किस तरह से कैश करना है वो एक ही रास्ता है, और वो है बेहतरीन कारकर्दगी का, जिसका मुजाहरा खेल के मैदान में होना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।